होगा तो सर वो स्ट्रॉन्ग होगा कोरिलेशन, और अगर 0.2 होगा तो वीक होगा। और अगर माइनस यही बात। 0.8 हो गया तो फिर बहुत वीक होगा, फिर 0 के, हाँ फिर वीक होगा। फिर वीक होगा। ठीक है, पहली बात आपकी माइनस ठीक है, में दूसरी में थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन थैंक यू। ठीक है, अच्छा देखो, आपने सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है, माइनस और प्लस की साइन कभी नहीं देखनी जब आप कोरिलेशन देख रहे हैं। वो देखनी है, वो मैं बताता हूँ, मैं अभी क्यों कह रहा हूँ कभी नहीं देखनी। स्ट्रेंथ ऑफ अ कोरिलेशन इज ऑलवेज जज्ड बाय द वैल्यू, इवन इफ इट्स -0.9। तो हम ये नहीं कहेंगे ये वीक तरीन है, हम कहेंगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बहुत अच्छी है। -0.9 का मतलब है -1 से बिल्कुल करीब तरीन ना। Enjoy it for you guys. ये नजर आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा मैंने चार्ट सर। बनाया है। अच्छा, इसमें आप नोट करें, ये बाज का डायग्राम्स की बड़ी, ये फिगर नंबर्स नजर आ रहे हैं, कैन यू सी द नंबर्स? जी सर। जी सर। अब देखो, 0.9 है माइनस में, बट वो मसला क्या है कि वो -1 से बहुत करीब है, राइट? जी सर। इसलिए हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जो नेगेटिव की साइन है वो कुछ और इंडिकेट करती है, उसमें मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो बेसिकली कोरिलेशन की सबसे बेसिक assumption क्या है कि इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस और अ चेंज इन वन वेरिएबल मस्ट बी accompanied by a change in the other variable। अगेन ये बार बार याद रखना कि हम ये नहीं कह रहे कि चेंज इन वन वेरिएबल causes the change in another variable। अगर हम वो कहते तो हम कहते कि ये कॉजेशनल स्टडी है। हम कह रहे हैं a change in one variable, especially in our DV, accompanies a change in our in our IV, accompanies a change in our DV। उसको जज कैसे करते हैं, मैं अपने दावे को साबित कैसे करता हूं, बाय लुकिंग एट द वैल्यू। जितनी वैल्यू 1 के नजदीक होगी, चाहे वो -1 हो चाहे वो +1 हो, उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। हम उतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे देखा, मैं तो पहले कह रहा था। अब जो माइनस और प्लस का साइन है उसकी बड़ी सिंपल थ्योरी है। अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, और अगर माइनस का साइन है तो उसका मतलब है कि एक वेरिएबल के डिक्रीज इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी जब नेगेटिव रिलेशन आएगा तो यानी एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इनमें नेगेटिव रिलेशन है, तो हम इसके कहेंगे कि इसके इस वजह से ये कोरिलेशन है, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है ना, एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो। लेकिन जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसलिए उसके साइन के साथ +0.8 लिख दिया जाता है, और उसके साइन के साथ -0.9 लिख दिया जाता है। दोनों की रैशनल समझ आ गई? So actually the plus and minus sign tells the direction of the correlation, whereas the number tells the strength of the correlation। ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है? और सर इसमें लेवल्स भी, मतलब वो भी होंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपकी रिसर्च से एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी रिसर्च जरा हमारे लिए दोबारा बताइएगा, अपना आईटी और डीवी बताइए। क्रिटिकल थिंकिंग और रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारी assumption क्या थी? कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पॉजिटिवली या इंक्रीज करती है रिलीजियस प्रैक्टिस को। ठीक है, हमने प्रिडिक्ट ये किया था या हाइपोथेसाइज ये किया था that the more the critical thinking, the greater will be religious practice। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ठीक है, अब उसमें हमने इसको साबित करने के लिए दो ग्रुप बनाए थे, क्रिटिकल थिंकर्स के और नॉन क्रिटिकल थिंकर्स के, राइट? फर्ज करो जहां तक मुझे याद है। 3 ग्रुप्स बनाए थे, क्रिटिकल थिंकर्स, सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिकल थिंकर्स और नॉन क्रिटिकल थिंकर्स। अब इन तीनों ग्रुप्स में जरा मुझे बताओ कि किसकी रिलीजियस प्रैक्टिस आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक इंक्रीज होनी चाहिए? जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं। बिंगो, वो जो ग्रुप्स बनाए थे वो इसी मकसद के लिए बनाए थे। तो करेंगे ये, जब हम स्टैट्स लगाएंगे
तो स्टैट्स में नजर ये आएगा कि जैसे ही क्रिटिकल थिंकर्स के ग्रुप्स के डाटा को हम कोलेट करते हैं विद डी, तो उसकी वैल्यू बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है, और जैसे ही हम नॉन क्रिटिकल थिंकर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं तो वो वीक आ रही है, और जो दरमियान वाले हैं उनकी दरमियान में आ रही है। हैंस हम इस बेस पे अपना वो जो ग्रुप्स बनाए थे ना शुरू में, वो इस मकसद के लिए बनाए कि हमारे पास अपने आप को दिखाने के लिए कोई टेस्ट स्टडी हो, कोई कंट्रोल ग्रुप हो। यानी हमारा सिंपल हाइपोथेसिस ये था आपके केस में कि नॉन क्रिटिकल थिंकर्स तुम 1 ले लो, 1000 ले लो, 5000 ले लो, उनमें रिलीजियस प्रैक्टिस कम होंगी, फर्ज करो। तो अगर तुम्हारा डाटा जितना भी तुम इकट्ठा करती हो उसमें क्रिटिकल थिंकर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो फर्ज करो तुम्हारा रिलेशनशिप 0.75 निकल आता है, तो यू शुड बी हैप्पी कि तुम्हारी रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो नॉन क्रिटिकल थिंकर्स है उनके ग्रुप की वैल्यू बहुत छोटी सी आनी चाहिए, वो आ जाएगी 0.1 या 0.2, तो इसका मतलब है कि वो बहुत वीक सा रिलेशनशिप शो करेगी। इसलिए वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि हमारे पास कंट्रास्ट करने को, दिखाने के लिए कुछ चीज हो कि हम ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे। देखो स्टैटिस्टिकली भी ये साबित हो गया कि ये वाले ग्रुप का डाटा डालूंगा तो ये वाली चीज इतनी इंक्रीज नजर आएगी। कोई और अपने रिसर्च की एग्जांपल दें? एनीबॉडी एल्स? आप अफ्ताबर समझ आई? जी सर, आ गई। थैंक यू सर। गुड। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू वॉलंटियर? ईमान का है, ईमान? अच्छा, ईमान नहीं है जी। एनी अदर वॉलंटियर जो अपनी रिसर्च से मिसाल डिस्कस करना चाह रहे हो? कोई भी नहीं है? सर जी जी सर मैं करूं? जी, प्लीज गो अहेड। सर मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ फीमेल्स। वेरी गुड। टॉपिक है, आप अपने वेरिएबल्स बताइए। सर सर एक क्रिटिसिज्म था और एक मैरिटल स्टेटस था। क्रिटिसिज्म वेरिएबल है? नहीं सॉरी सर, मेंटल हेल्थ और मैरिटल स्टेटस था, क्योंकि वो हमने रिफ्रेश की थी स्टेटमेंट, इसलिए मैं भूल गई। नहीं नहीं, कोई बात। अब बताओ कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, तुमने हाइपोथेसिस क्या बनाया था? सर हाइपोथेसिस मैंने ये बनाया था कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं और सोशल मीडिया है, ये एक मतलब क्रिटिसाइज करती है, ये एक डिफरेंस है मैरिड और अनमैरिड फीमेल्स के लिए प्रमोट करती है। ठीक है। नहीं, ये हाइपोथेसिस सुनाओ, ये तो आपने सिचुएशन बता दी। एग्जैक्ट हाइपोथेसिस क्या था, स्टेटमेंट क्या थी? सर वो मैं भूल गई हूँ। चलो, थोड़ा सा आइडिया तो दो ना कि क्या कहा था। इसको वेरिएबल सेंस में सोचो कि क्या एक से एक इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, इस सेंस में सोचो। आईवी आपके केस में हो गया मैरिटल स्टेटस, आइदर दे आर मैरिड और नॉन मैरिड, राइट? जी ओके, और डीडी है उनकी मेंटल हेल्थ। जी ठीक है, अब बताओ कि आपका हाइपोथेसिस क्या है। मैंने आसान कर दिया। कोई और इनकी मदद करना चाहे इनकी रिसर्च को देखकर कि इनकी रिसर्च में आपको क्या हाइपोथेसिस समझ आता है? सर हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि मे बी लाइक वी कैन सेलेक्ट अ सर्टेन एज ब्रैकेट कि सिंगल अनमैरिड वुमेन between the ages of 30 to 40 report less instances of depression. ठीक है, एक तो ये हो सकता है। शाबाश, वेरी गुड, अच्छा बनाया। हाँ जी, लिजा आप बताइए। सर मैंने एज ग्रुप चूज किया हुआ था 20 to 30 और मैंने लिखा हुआ भी है हाइपोथेसिस, अब मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा सोच रहे हैं ना, तो मुझे पता है बात का इतना कुछ चल रहा होता है, नहीं आता जेब में, बट आई एम इनवाइटिंग एवरीबडी कि दोबारा इस तरह अच्छा रिफ्रेश होता रहता है। देखो यार, रिसर्च नाम ही प्रैक्टिस का है। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे खुद को, उतना। जी शिजा, शिजा कुछ कहना चाहते?
सर ये हाइपोथेसिस हो सकता है इनका कि मेंटल हेल्थ ऑफ, नहीं मैं टॉपिक भूल गई हूँ, इनका मेंटल हेल्थ और मैरिटल स्टेटस है ना, जी तो एक ये हो सकता है कि मेंटल हेल्थ ऑफ मैरिड वुमेन इज अफेक्टेड बाय, नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इज अफेक्टेड बाय देयर मैरिटल स्टेटस, ठीक है, और ऑब्वियसली एज 1 हो जाएगा कि इट्स नॉट अफेक्टेड। शाबाश, डायरेक्ट रिलेशनशिप आप दिखा सकते हैं, आइदर इट्स देयर और नॉट। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, इतनी एक्सरसाइज काफी है। लीजा, बात यही है कि आपके केस में हमने सिंपल कह दिया है कि आइदर दे आर मैरिड और नॉट मैरिड। सॉरी, आवाज आ रही है? मेरी क्लास वो आ गई थी, कॉल आ गई थी। जी सर आ रही है आवाज। अच्छा जी, तो हमारा हाइपोथेसिस आपके केस में ये हो सकता है कि द लेसर विल बी मैरिड, क्या उसे कहना चाहिए, मेंटल, if there will be lesser issues of mental health or mental problems in married women, फर्ज करो, और इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन मेंटल, या यूं कर लेंगे द मेंटल हेल्थ ऑफ मैरिड एंड नॉन मैरिड females will be different, or there will be a significant difference of mental health in married and non married females, और H1 H0 हो जाएगा, ये H1 हो गया, H0 हो जाएगा, there will be no difference of mental health in married and non married females। ठीक है, यहाँ तक आप जी फॉलो करेंगे सर। लॉजिक को? जी सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आपके कोरिलेशन की टाइप देखते हैं, कोरिलेशन कैसे देखते हैं। होगा ये कि हम देखेंगे ये फॉरन कि आया जो हमने क्वेश्चनियर फिल करवाया है उसमें से जो मेंटल हेल्थ स्कोर आया है उसके आपस में जब आपको स्कोर को कंपेयर किया तो दोनों के उसमें कोई डिफरेंस था कि नहीं था। आपके केस में फॉरन कोरिलेशन नहीं लगेगा, आपके केस में दूसरा टेस्ट लगेगा, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हम ग्रुप्स की मीन्स कंपेयर करते हैं। लेकिन ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हमें ये नजर आ जाएगा कि आया किसी के मैरिटल स्टेटस का उसके मेंटल हेल्थ से कोई ताल्लुक भी है या नहीं। इसकी एक वैल्यू हमें एक एसपीएसएस जरूर निकाल के देगा। लॉजिक फॉलो कर रहे हैं? एसपीएसएस हमें दो चीजें बताएगा। चीज नंबर जी 1 सर। कि इन दोनों ग्रुप्स की जो मीन्स है, मेंटल हेल्थ पे जो स्कोर आ रहा है दोनों ग्रुप्स का, उन दोनों में वाकई कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, ये अगला टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन इस लेवल पर रहते हुए कोरिलेशन हमें ये जरूर बता देगा स्टैट्स, आया देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वंस मेंटल हेल्थ एंड वंस मैरिटल स्टेटस। अगर आपके केस में वैल्यू आ जाती है 0.20 और प्लस 0.20 आ जाती है तो आप क्या कहोगे? सर वीक रिलेशनशिप होगा। वेरी गुड, शाबाश। वीक होगा या ऑलमोस्ट, हाँ चलो वीक कह लो, शाबाश। और अगर आपकी वैल्यू आ जाती है 0.78? सर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। ये था सारे का सारा कोरिलेशन का मसला। ठीक है, अच्छा कि जी। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके केस में रिवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा हो, नेगेटिव रिलेशनशिप के एक वेरिएबल इंक्रीज करे दूसरा डिक्रीज करे, इज देयर एनीबॉडी इन दिस ग्रुप? कोई नहीं है जिसका वो हो? ये मानूर का है, मानूर है प्रेजेंट है मानूर? सर नहीं, वो क्लास में शायद नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई और साहिल Sir, you want two variables we can discuss the relationship between? मैं कह रहा हूँ if there is a person whose relationships go in the negative direction ना, if there is a negative correlation। सर मेरा शायद हो, हाँ I mean, बताइए बताइए, अपने सर बताइए। मेरा था impact of globalization on cultural values and practices in Pakistan's youth। तो अगर शाबाश globalization बढ़ती है तो शाबाश, obviously cultural जो आपकी क्या कहते हैं values और practices के साथ affiliation होती है वो कम हो जाएगी। बिंगो, वेरी गुड। शायद नहीं, यकीनन आपका नेगेटिव मतलब हाँ, कोरिलेशन। जी 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 जी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये है जिस तरह हम रिसर्च में खेलते हैं कि देखो एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं ये, तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो इनके केस में रिलेशनशिप जो कोरिलेशन निकलेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यू -0.80 निकल आई या -0.70 निकल आई तो शीजा विड बी ऑन द स्काई इन द क्लाउड्स, कि जनाब जो काम किया था वो क्या उसे कहते हैं सफल हुआ।
कि देयर इज अ रिलेशनशिप एंड अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। तो माइनस की साइन से नहीं घबराना, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है। वैल्यू इज द थिंग दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी तक ये था। अच्छा, बाकी ये जो पियरसन और स्पीयरमैन रो, ये दोनों टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है, सिर्फ वेरिएबल की नेचर से फर्क पड़ता है, बेसिक थ्योरी और आइडिया सेम रहता है। पियरसन हमेशा अप्लाई होता है जब दोनों वेरिएबल्स इंटरनल होंगे, इंटरवल होंगे या रेशियो होंगे, ठीक है। और इन मोस्ट ऑफ केसेस यही होता है। स्पीयरमैन सिर्फ वहां पे अप्लाई होता है, अब ये सिर्फ उसे कह लो याद रखने के लिए है, जहां पे वेरिएबल्स की नेचर ऑर्डिनल हो जाए, जो दोनों वेरिएबल ऑर्डिनल हो जाए। इसी तरह एक फाई है और एक क्रेमर्स है, ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन चूंकि वो दिस इज नॉट द मैंडेट ऑफ दिस क्लास कि मैं इतनी डिटेल में जाऊं, इसलिए आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। और वैसे भी जाहिर है इसके लिए बेसिक एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि इनको खेलना है इसके साथ कैसे, बट यू शुड नो कि रिलेशनशिप किस चीज का नाम है, कैसे होता है। अच्छा जी, ये जरूरी बात है। व्हाट इज अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस? किसी ने ये लफ्ज पहले सुना है? स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का लफ्ज सुना है किसी ने पहले? सर वो जी किसी ने सर। चैट में मैसेज किए, अगर आप समझ जी, सकते हैं। अरीबा ने किया है, क्या कह रही हैं? नहीं, अरीबा सर में वो नहीं कह किया। रहे हैं कि रिपीट कर दें शायद, जी जी जी, मुझे चैट वो अभी। साइंस वाला। Can you gain how the minus and plus signs indicate? Ariba, can you even if you can't speak, can you type your questionnaire? Questionnaire कह रहा हूँ, can you type your main variables या something like that, or your hypothesis? मैं उससे आसानी से समझा दूँ। अरीबा टाइप कर रही है? सर कर दिया है उन्होंने टाइप। The lower the socioeconomic status of a family, the lower the chances of girls educating girls and means। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो, आपके केस में दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो डायरेक्शन समझो। अगर दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रहे हो या दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हो, तो हम कहेंगे इनके पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये बहुत अच्छा तीसरा पॉइंट उन्होंने हमें समझा दिया है। देखो, रिलेशनशिप तीन चीजों में हो सकता है, आइदर बोथ आर इंक्रीजिंग, आइदर बोथ आर डिक्रीजिंग, और वन इज इंक्रीजिंग एंड द अदर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये तीन तरह के रिलेशनशिप्स बन सकते हैं वेरिएबल्स में। इफ बोथ आर इंक्रीजिंग तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे कि जो सबसे पहले जिन्होंने मिसाल दी थी, हु वाज द फर्स्ट पर्सन? लिजा, लिजा थी जिसकी सबसे पहले हमने मिसाल ली थी, या बख्तावर थे शायद। इनके केस में दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे थे, तो नहीं, लिजा का तो दूसरा था, यानी वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल इंक्रीजेस। आपके केस में वन वेरिएबल डिक्रीजेस द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस। लगता ये है कि ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये कोरिलेशन पॉजिटिव है क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने सुझा दिया कि लोग अमूमन कंफ्यूज करते हैं। ये नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, इन द सेंस कि दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा होता है और दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है, जैसे शिजा के केस में है कि द हायर द ग्लोबलाइजेशन द लोअर विल बी अटैचमेंट टू वंस ओन कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। ये देखो, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। जब दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहे हो या दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। वो प्लस 0.90, 0.80, 0.70, इवन 0.60 तक भी हो तो हम कहते हैं बहुत अच्छी रिसर्च है। अब जब एक इंक्रीज कर रहा हो और दूसरा डिक्रीज कर रहा हो, तो जैसे शीजा के केस में तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सो डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेल्स इज टोल्ड बाय द नंबर, द साइन, ठीक है, प्लस या नेगेटिव, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इज टोल्ड बाय द नंबर। आई होप नाउ इट्स क्लियर। समझ आई रीबा? चलो गुड। अच्छा जी, आखिरी चीज, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। किसी को कोई आइडिया कि ये क्या चीज है? आई वांट टू गैदर सम कमेंट्स। एनीबॉडी? उसामा और समबडी एल्स जो पहले रिसर्चेस में, नाहिल, आप लोग जो पहले रिसर्चेस कर चुके हो, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है बच्चे? I have an idea, like it's, I guess, the probability of the null hypothesis of being like true, कि वो कितनी हद तक
वो सही होगा। आई गेस आइडिया है, कंफर्म नहीं है। चलो थैंक यू। Sir, so statistical significance is when you have generated data, right? And then you see if the data and the results of that data can be attributed to like a specific cause. For instance, if I have data on my study, for instance, I have data about religion's influence, and I have data about parental background, right? So statistical significance would be how significant is this data. How, for instance, does my data answer the question? And if the question is that parental background is more significant than religious background, if the data correlates it, then we say that there's a statistical significance. यार तुमने बताया ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट थैंक यू। Why, sir, I was thinking in terms of my study. इन टर्म्स ऑफ सिंपल, इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलर टर्म्स में क्या कहोगे? Sir, so when we have two variables, right, and we have data that we've collected as a result of those two variables, the data is statistically significant if it shows that one variable is causing a certain effect. ठीक है, एक तो ये है, एक तो ये, ठीक है। बेसिकली सर ये होगा कि जो हम एक्सपेक्ट करें अपने रिजल्ट्स आएंगे वो स्टैटिस्टिकली भी प्रूव हो जाए। हाँ, लेकिन वो वो तो स्टैटिस्टिकली लाइन हो। प्रूफ होना किस बला का नाम है, ये सवाल है, ठीक है। फॉर बेटर और वर्स यू गाइस आर स्टक विद मी, क्योंकि मेरा ये होता है कि बेसिक बात समझ आए चीजों की, बाकी बातें ये फिक्रा सब कहेंगे और सबको पता होगा। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लफ्ज जो लोग रिसर्च की दुनिया से हैं कहीं ना कहीं सुना होगा। देखो भाई बड़ा सिंपल है। Sir, it has to do with reliability. If your data is statistically significant, it's going to be reliable. No, it has more to do with validity, internal validity of the research. Anyways, it has a lot in thing. अच्छा शीजा, आपने कुछ कहना था, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। शीजा raised her hand. सर मैंने यही सब कहना था जिन लोगों ने कह दिया है। ठीक है, ऐसे कुछ गोल मोल बात करनी थी। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, गोल मोल बातें करें, इस चीज से तो फर्क पड़ता है। इस क्लास में एक बंदा है या बंदियां हैं जिनकी मैंने आज तक आवाज नहीं सुनी, और मेरा होता है कभी कभी तो वो बोले आयजा कहाँ है, हु इज आयजा? Sir, I'm here. हाँ, आप बेटा कोई कंट्रीब्यूट करेंगे? मेरे ख्याल है आई Sir, नेवर लेट यू। no sir, you have. Last time मैंने आपसे variables discuss किए थे, पूछे अच्छा, थे। एक और है यहाँ पर, कुंदन तो खैर मैं जानता हूँ, वो एल्स नवाल, नवाल नवाज माइक माइट नॉट बी वर्किंग। चलो खैर, मैं अब बता देता हूँ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, ध्यान से सुनो। जो ओरिजिनल है वो क्या है। देखो यार, हम जो भी थे एज रिसर्चर्स, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे थे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे थे, जिसको हमने सैंपल कह दिया। सैंपल पे हमने टेस्ट लगाया और टेस्ट लगा के हमने रिजल्ट्स निकाले। अब याद करो कि असल कहानी क्या थी। असल कहानी ये थी कि हम कह रहे हैं कि दुनिया में कोई से दो वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो अंडरलाइन assumption ये है कि दे शुड रिमेन, द रिलेशनशिप दैट वी आर प्रेडिक्टिंग शुड रिमेन, कि रिसर्च दुनिया में कहीं पे भी हो जाए तो इनमें यही रिलेशनशिप आना चाहिए, है ना। जैसे याद है हमने ग्रेविटी पे बात की थी कि दुनिया सारी में ग्रेविटी जहां भी चली जाओगी उसकी वैल्यू 9.8 into 10 raised to power पता नहीं क्या है वही रहेगी। इसी तरह हम रिसर्च की दुनिया में हमारा एक ख्वाब है। ख्वाब क्या है कि जो हम अपना रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करते हैं या हाइपोथेसाइज करते हैं, वो रिलेशनशिप कहीं पे भी दुनिया में वेरिएबल्स पर लगाओगे, हमारे सैंपल से निकाल के किसी भी पॉपुलेशन में ले जाओ, वो रिलेशनशिप इंटैक्ट रहेगा, सेम रहेगा। ये सबसे अंडरलाइन हाइपोथेसिस ये था ना हमारी रिसर्च का। मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। सिवाय सेंसस के, सेंसस में पूरे पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट होता है, इची बिची कलेक्ट होती है, हर चीज कलेक्ट होती है। सिवाय उसके दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी ना जो किसी एक मुल्क का, किसी एक सूबे का, किसी एक शहर का सारा डाटा कलेक्ट कर सके। हमेशा सैंपल से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको जनरलाइज कर दिया जाता है पॉपुलेशन पे। जो शुरू के लेक्चर्स याद करो जो हमने बातें शुरू की, तो जब सैंपल से जनरलाइज किया जाता है पॉपुलेशन पर, तो कोई तो सिक्योरिटी वॉल होना चाहिए हमारे पास कि हम किस बेस पर इतना बड़ा दावा कर सकते हैं। उसके लिए स्टैटिस्टिशियंस ने एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के बाद वैल्यू निकाली, जिसको हम कहते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू कहती है, इसको हम अपनी जुबान में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं, कि कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं कि मेरा डाटा
जो उससे रिलेशनशिप निकला है वो पॉपुलेशन पर भी एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट समझो, जो रिलेशनशिप मैंने प्रिडिक्ट किया था, अगर मेरे सैंपल में वो रिलेशनशिप निकल आया है, तो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं कि पॉपुलेशन में जहां पे भी जाओगे तुम, विद इन पाकिस्तान फर्ज करो, स्टूडेंट्स के अंदर ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो एफसी के स्टूडेंट से कलेक्ट करेंगे डाटा, लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो डाटा उसमें रिलेशनशिप वही रहेगा अगर आप वो डाटा सेट चेंज कर दो? वो पीयू के स्टूडेंट्स के साथ कर लो, वो यूएमटी के स्टूडेंट्स के साथ कर लो, लम्स के स्टूडेंट्स के साथ कर लो, यू गेट द लॉजिक। रैशनल क्या है सिग्निफिकेंस का? यानी significance becomes that indicator that makes that generalization possible, कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे सैंपल से कलेक्ट किया गया रिलेशनशिप वेरिएबल्स का रिलेशनशिप सिर्फ हमारे सैंपल का नहीं है, इट इज जनरलाइजेबल टू द अदर पॉपुलेशन। इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाली जाती है उसको हम पी वैल्यू कहते हैं, और इसका अगर वो वैल्यू कैसे काम करती है वो आगे अगली क्लास में आएगा। और अगर वो वैल्यू वो आ जाए जो ये मतलब ये कह लो कि एक तरह की ये बार है, ये चेक है, ये एक तरह का फिल्टर है, अगर ये वैल्यू उस फिल्टर के अंदर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे डेटा में नजर आने वाले रिलेशनशिप सिर्फ हमारे डेटा के नहीं थे, बल्कि हम शरीफ और अच्छे लोग हैं, हमारा रिजल्ट जनरलाइजेबल है टू द पॉपुलेशन। ये कॉन्सेप्ट का नाम था स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक हो गया या ज्यादा खराब हो गया? सर आ गई है समझ। ठीक है, गुड। सर अगर किसी का हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए रिसर्च के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च अच्छी नहीं थी, या इसका मतलब ये होता है कि क्या हो? बिल्कुल, ये हरगिज मतलब नहीं होता। ये एक बहुत आम मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि इन दो वेरिएबल्स को जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया था रिलेशनशिप, शायद यहाँ कोई तीसरा वेरिएबल इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शायद कोई बेसिक बात है जो मैं मिस कर गया, या शायद उसके एग्जीक्यूशन स्टेज में रिसर्च के क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनमें कोई एम्बिग्युइटी रह गई, जिसकी वजह से लोग जब आंसर कर रहे थे तो उनको कुछ लगा और मैं कुछ सोच रहा था। सो देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च खराब होगी, उसमें बहुत से वेरिएबल, और ये अक्सर केसेस में होता है भाई कि आप सारे प्रोजेक्ट सारे चीजें बिल्कुल बाय द बुक भी कर लें, फिर भी देयर इज अ हायर लाइक्लीहुड कि आपका नेगेटिव रिलेशनशिप हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज अगेन याद रखो, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एनिमल्स, हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है और अनप्रिडिक्टेबल चीज है। तो जिन दो रिलेशनशिप को मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, हो सकता है उनके दरमियान तो इनहेरेंट रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन किसी तीसरे वेरिएबल की बेस पर। तो वो तीसरा वेरिएबल हम उसको मीडिएटर कहते हैं, या और बहुत से नाम है उसके। तो दैट इज व्हाई वी नेवर से कि अगर हाइपोथेसिस गलत रिजेक्ट हो गया तो रिसर्च खराब है। हम फिर उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, किस वजह से हमें लगता है हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ होगा, फिर एक पूरा थॉट प्रोसेस शुरू होता है। बट अगेन स्टूडेंट्स के लेवल पर याद रखने की बात ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रिसर्च खराब है। मतलब वो एज ए सुपरवाइजर पता लग जाता है कि वाकई ये रिसर्च खराब, अच्छा ये हो सकता है कि फर्ज करो अगर मतलब केयरलेसली काम किया गया हो, क्वेश्चनर डिजाइन करने में कोई मेहनत ना की गई हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को टीथ आउट करने में, उनको बाकायदा कैटेगराइज करने में कोई मेहनत ना की गई हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट खराब निकलेगा, है ना? तो वो ऐसा है कि स्टैट्स पकड़ लेती है कि असल में मामला खराब कहाँ हुआ है। स्टैट्स बड़ी कमाल की दुनिया है, जिन लोगों को मैथ्स से इंटरेस्ट है दे वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग, लेकिन टू समराइज कि नहीं, उसका एटलीस्ट ये मतलब नहीं है कि रिसर्च खराब है। ठीक है। अच्छा, मैं आज इसको यही